कभी सोचा है कि आपके आसपास हर वस्तु, चाहे पानी हो, हवा हो या आपका मोबाइल हो, आखिर बनी किससे है? हमारे आसपास मौजूद हर वस्तु मैटर यानी पदार्थ से बनी होती है, लेकिन कैसे ये मैटर अपनी स्टेट्स को बदल लेता है? जैसे पानी कभी बर्फ बनकर सॉलिड फॉर्म में रहता है, कभी लिक्विड फॉर्म में रहता है और कभी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या बदलता है कि मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेता है? क्या यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की कोई कहानी छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैटर क्या है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी मैटर के इस वंडरफुल वर्ल्ड की जर्नी को, जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं हमारी पूरी दुनिया को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर क्या है और इसकी स्टेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या होता है, यानी पदार्थ क्या होता है। मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। हमारे आसपास मौजूद हर वो वस्तु जिसमें कोई वजन होता है और कोई ना कोई स्पेस घेरती है, जैसे पेन, पेपर, टेबल, चेयर, हवा, पानी, ये सभी चीजें मैटर होती हैं, यानी कि पदार्थ होती हैं। जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, मेनली वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो 3 रूपों में दिखाई दे सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन आज के टाइम में मैटर की 5 स्टेट्स मानी जाती हैं और उन सब के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर 3 स्टेट्स ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मैटर होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है अगर हम किसी भी मैटर की टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। जैसे बर्फ पानी में बदल सकती है, पानी भाप में, और भाप पानी में, और पानी बर्फ में बदल सकता है। तो वहां पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना होता है, तभी मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। मैटर की जो तीनों की तीनों स्टेट्स होती हैं वो उसके फेजेस कहलाते हैं, और ये जो तीनों के तीनों फेजेस होते हैं, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे ये पेन सॉलिड फॉर्म में है और एटम्स यानी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हवा की बात करें, या किसी ऑयल की, जूस की, या किसी भी चीज की हम बात करें, तो हर एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वहां पर मूवमेंट शो नहीं होता है, यानी कि वो चलते नहीं है। लेकिन जैसे लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये सॉलिड है और ये सॉलिड को तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। पर एकता होती है, वहां पर मजबूती होती है, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब सॉलिड्स में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, लिक्विड्स में उससे कम अट्रैक्शन होता है, और गैसेस में तो बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है। वहीं पर जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम या ना के बराबर मूवमेंट करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज्यादा मूवमेंट करते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स तो मूवमेंट करते ही रहते हैं। बात करें स्पेस की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा, और गैसेस में तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। तो यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन गैसेस देन इन सॉलिड्स। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अब बाय चांस मैं इस पेन के साथ एक और पेन रख दूं और इनको बिल्कुल टाइटली ऐसे बांध के रख दूं, तो क्या ये 2 पेन मिलके एक पेन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन लिक्विड्स में डिफ्यूजन दिखाई देता है।
जैसे अगर दूध के अंदर पानी मिला दिया जाए तो वो आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज हो जाते हैं। और गैसेस में तो डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। अब एयर के अंदर इतनी सारी गैसेस हैं, क्या हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और सॉलिड्स में तो बहुत ही कम डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, और ये जो अट्रैक्शन होता है यही मैटर की तीनों स्टेट्स को बनाता है। जैसे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन है तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर जो मीडियम वहां पर अट्रैक्शन है तो वो लिक्विड फॉर्म में, और अगर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात करें मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। जैसे ये मेरे पास पेन है, बर्फ होती है, टेबल होती है, चेयर होती है, ये सारी की सारी चीजें सॉलिड होती हैं। और जितनी भी चीजें सॉलिड होती हैं उनके फिक्स शेप होती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इस पेन को मैं कहीं और ले जाके रख दूं तो इसकी शेप वही रहेगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। आज भी इसकी शेप ऐसी ही है और कल भी इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, यानी कि इनकी शेप फिक्स होती है। फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि आज इसकी जो वॉल्यूम है कल भी इसकी वॉल्यूम वही रहेगी। तो सॉलिड्स में शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है, और इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन है और उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने स्पेस में कितने पार्टिकल्स रखे गए हैं। अगर वो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली रखे जाते हैं, बहुत पास पास रखे जाते हैं, तो थोड़े से स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को रखा जा सकता है। और सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास में रखे होने के कारण उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। यानी कि इन सॉलिड के पार्टिकल्स को और इन सॉलिड्स को बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, इनके शेप्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो हमारा सॉलिड होता है वो बहुत ही रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, और इनमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है। डिफ्यूजन अभी अभी जैसे हमने बात किया इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना। अगर किसी भी दो सॉलिड को आप पेन के अंदर, पेन के पास पेंसिल रख दो या किसी भी कॉपी में पेन रख दोगे तो आपस में मिलेंगे नहीं, इसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। और सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। वहीं पे लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड्स में जो वॉल्यूम होती है वो तो फिक्स होती है, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे इस पानी को भी ग्लास में रखा गया है, और अगर इस पानी को प्लेट में रख दिया जाए तो वो प्लेट की शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम उतनी ही रहेगी जितनी ग्लास में है, उतनी ही प्लेट में रहेगी। तो यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। लिक्विड्स फ्लूइडिटी शो करते हैं। ऐसी चीजें जो बह सकती हैं उनको फ्लूइड्स बोला जाता है। तो लिक्विड्स भी बह सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड बोला जाता है। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स से कम होती है, यानी कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। लिक्विड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल लूजली यानी कि थोड़ा दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो उनको अलग करना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके बीच में कम अट्रैक्शन है तो उन्हें दूर करना आसान होता है। जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड चीज होती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में कम अट्रैक्शन होता है। और जो लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड्स से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनको कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी पानी के अंदर दूध को मिक्स किया जा सकता है और पानी के अंदर और भी दूसरी चीजों को मिक्स किया जा सकता है, यानी कोई भी दो लिक्विड्स आसानी से मिलाए जा सकते हैं। वहीं पे हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करें तो जो गैसियस स्टेट होती है उसकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही फिक्स शेप और साइज होती है, और जो गैसेस होती हैं वो भी फ्लूइड्स होती है, यानी कि फ्लूइडिटी शो करती है, यानी कि वो बह जाती है।
एक सिलेंडर में गैस है, अगर उस सिलेंडर को खुला छोड़ दिया जाए तो वो गैसेस उड़ जाएंगी, बह जाएंगी। जो गैसेस होते हैं उसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि गैसेस को इकट्ठा करके छोटे से कंटेनर में भी डाला जा सकता है। इस रूम की पूरी हवा को एक छोटे से कंटेनर में भरा जा सकता है, उसको कंप्रेस करने के बाद। जो गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। गैसेस बहुत ज्यादा डिफ्यूजन शो करती है, मतलब एक के अंदर दूसरी गैस बहुत आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे मैटर की फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में। मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। अब ये जो फोर्थ स्टेट प्लाज्मा होती है, इसमें क्या होता है, ये किससे बनी होती है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और उन्हीं पार्टिकल्स से प्लाज्मा बनता है। ये जो प्लाज्मा होता है या ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आयोनाइज्ड गैसेस के बने होते हैं, यानी कि ऐसे गैसेस जिनके पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया गया है, उसके कारण वो सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले बन जाते हैं, और इसलिए उसको प्लाज्मा बोला जाता है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं और नियॉन साइन बल्ब होते हैं। अब इस तरीके के बोर्ड तो आपने बहुत बार शॉप्स के बाहर लगे हुए देखे होंगे, और वो जो बोर्ड्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस यानी कि प्लाज्मा के बने होते हैं। उनके अंदर जैसे जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें नियॉन गैस को भरा जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है। आपके घरों में लगने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है, और वो जो हीलियम या फिर जो नियॉन है वो आयोनाइज्ड गैसेस को बना के उसके अंदर भरा जाता है। वैसे ये जो गैसेस होते, इनर्ट गैसेस होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। जो सन है, जो सूर्य है, वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसके अंदर भी बर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, वो भी प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा होता है वो किसी न किसी गैस का बना होता है, और हर एक गैस का एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो इसी तरीके से आपको जो बोर्ड्स दिखाई देते हैं वो किसी न किसी कलर के बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई स्पेसिफिक गैस भरी होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी वहां पर होता है। जैसे जो प्लाज्मा होता है उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, जिसको BEC के नाम से भी जाना जाता है, और ये मैटर की फिफ्थ स्टेट होती है। जो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ये किससे बनता है, जब ऐसी गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम है, और अगर उन गैसेस को बिल्कुल सुपर कूल कर दिया जाए, बहुत ही कम टेम्परेचर पे उनको कूल अगर कर दिया जाता है, तो उससे बनने वाली जो स्टेट होती है उसको बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है कुछ मेजरिंग स्केल्स के बारे में, यानी कि टेम्परेचर्स के बारे में। तो देखिए, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स होते हैं उसमें पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन स्केल, तीसरा फारेनहाइट स्केल यूज होता है। अब अगर हम बात करें सेल्सियस और केल्विन स्केल के रिलेशन के बारे में, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, यानी कि जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है उसके अंदर 273 केल्विन आप ऐड कर दीजिए तो आपकी केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। और अगर केल्विन में दी गई है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उस केल्विन की वैल्यू से 273 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो है डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस तरीके से यहाँ पे करके दिखाया गया है, और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आए हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, जब आपको फारेनहाइट स्केल से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है। अगर मान लीजिए आपको 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और उसको फारेनहाइट में चेंज करना है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, और वो जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री आपको दे रखा है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद जब आप इसको कट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 3 प्लस 32 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर जो सेल्सियस स्केल है वहां से फारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, और इस फॉर्मूले में आप वो फारेनहाइट की वैल्यू को पुट करेंगे और डिग्री सेल्सियस में आप वहां पे अपनी वैल्यू को
ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो मेनली हम पढ़ते हैं, वो तीनों स्टेट्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है। तो उनके लिए स्पेसिफिक जो वर्डिंग होती है वो क्या यूज की जाती है? जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग बोला जाता है। यानी कि कोई भी सॉलिड अगर उसको गर्म कर दिया जाए, यानी कि उसमें हीट ऐड की जाए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। और जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। यानी कि जब भी किसी लिक्विड के टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, उसमें से हीट को रिमूव किया जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब भी कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता है तो उसको वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण बोला जाता है। और जब भी किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, हीट ऐड की जाती है, तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब भी कोई गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। यानी कि जब गैस का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया जाएगा, उसमें से गर्मी को रिमूव किया जाएगा, तो ही वो गैस लिक्विड में चेंज होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। अब जो बर्फ है, बर्फ को अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हो तो वो बर्फ पहले पानी में चेंज होती है और उस पानी को गर्म करने के बाद वो वेपर्स में चेंज होता है। यानी कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। यानी कि कोई ऐसी सॉलिड चीजें होती हैं, अगर आप उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रखोगे, थोड़ा सा उसको हीट करोगे, तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ऐसे कुछ पार्टिकल्स गैस से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसको डिपोजिशन बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसी गैसेस जिनका अगर टेम्परेचर आप डाउन कर दोगे, उसमें से हीट रिमूव कर दोगे, तो वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे ड्राई आइस होती है, वो गैसेस से, यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी स्टेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब भी किसी सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है और इस प्लास्टिक को अगर मैं गर्म करूं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया जाए, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो मेल्ट होना कैसे स्टार्ट हो जाएगा? जब भी इसको गर्म किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के कारण इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो जो पानी जब खोलता हुआ पानी होता है, वहां पर आपको कुछ मोशन यानी कि कुछ बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं और वो जो बबल्स होते हैं वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उस मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। द एनर्जी गिवन बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है जब भी उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि जितनी भी हीट आप उस सॉलिड फॉर्म को दे रहे हो, उसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से वो क्या होता है, वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है। अपनी पार्टिकल्स की जो उसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है और वो चलना शुरू कर देते हैं, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस भी टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है या हो जाता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे पानी से बनी हुई बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि बर्फ से पानी में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सेम आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। वैसे तो हमें पता है कि जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर केल्विन में वैल्यू दी गई है और जो एग्जैक्ट केल्विन वैल्यू होती है वाटर की मेल्टिंग पॉइंट वो होती है 273.16, लेकिन आसानी के लिए हम उसको
273 केल्विन ही बोलते हैं और एग्जैक्ट आप इसी वैल्यू को न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वैल्यू आपको वहां पर बतानी होगी। बात करते हैं मैटर के स्टेट्स की कन्वर्जन की, यानी कि एक स्टेट जब दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पर कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स का यूज होता है और वो क्या क्या होती है। जैसे एक वर्ड होता है फ्यूजन। फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। जैसे जब बर्फ पानी में चेंज होती है तो उस फिनोमिनन को, उस प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं और उस प्रेशर पे किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। जैसे सेम अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस प्रेशर पे अगर हमें 1 केजी आइस को वाटर में चेंज करना है और उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। और किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने की प्रोसेस को वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग बोला जाता है। और जिस भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहां पर वैसे एक और टर्म आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 लीटर लिक्विड को गैसियस फॉर्म में, जैसे 1 लीटर वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। वही बॉइलिंग पॉइंट यहां पर दे रखा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में पूछ लिया जाए तो 100 डिग्री प्लस 273 आपका 373 केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके एग्जाम में आती है और वो होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो सकता है और इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये सब्लिमेशन जो होता है, जो भी मैटर, जो भी पदार्थ सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है उनको सब्लिमेट्स बोला जाता है। जैसे आपने आपके घरों में कपूर की गोलियां देखी होंगी जिनको कपड़ों में रखा जाता है, अलमारियों में उनको रखा जाता है। अब वो जो कपूर की गोलियां होती हैं कुछ टाइम के बाद वो वहां से डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हुई मिलती हैं। अब वो जो सॉलिड फॉर्म है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, बेंजोइक एसिड होता है, आयोडीन होता है, कैम्फर यानी कपूर की गोलियां होती हैं, ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कई बार। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट रिमूव करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर किसी भी मैटर की स्टेट के ऊपर प्रेशर लगाया जाए यानी कंप्रेस किया जाए तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अभी जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है और उस गैस को अगर कंप्रेस किया जाए यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो मैटर यानी कि वो स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज हो सकती है। जैसे घरों में जो यूज होने वाला गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर को अगर आप हिला के देखेंगे तो उसमें ऐसा लगता है कुछ लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर गैस होती है। जो गैस उसमें भरी गई है उसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है जिसकी वजह से वो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है? प्रेशर के कारण। किसी भी गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी कि प्रेशर लगाने के कारण, यानी कि प्रेशर लगाने के वजह से या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से किसी भी गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है और इसको लिक्विफिकेशन बोला जाता है। अगर किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज बॉयल कब होती है?
जब उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से मैच हो जाए या उससे अबव हो जाए तो ही वो चीज बॉयल होती है। यानी अगर कहीं पर भी हाई एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें और यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन किसी ऐसे दूसरे प्लेस पे वही एक्सपेरिमेंट आप कीजिए जहां आपका प्रेशर हाई है, तो वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यही मतलब है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसकी वजह से किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। बात करें इवेपोरेशन के बारे में, इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, क्योंकि यहां से भी कई टाइप के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इवेपोरेशन एक ऐसी फिनोमेनन, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाए। अब जैसे जब भी आप कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए डालते हैं तो वो कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि उनका पानी जो होता है वो वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब वहां पर जो प्रोसेस हो रही है उसी को इवेपोरेशन बोला जाता है। क्या उन कपड़ों को सुखाने के लिए, उनके पानी को वेपर्स में चेंज करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसी प्रोसेस जब कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाए तो उसको इवेपोरेशन बोला जाता है। और ये जो इवेपोरेशन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी को अपने बोतल में रख दिया और दूसरा 1 लीटर पानी आपने एक बड़ी सी प्लेट में रख दिया, तो दोनों में से कौन सा पानी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होता है वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। कपड़े सुखाने के बाद धूप में क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि धूप में टेम्परेचर ज्यादा होता है जिसकी वजह से पानी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दिया जाए, बारिश के दिनों में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और बिल्कुल तेज गर्मी वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है। तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है। अगर विंड की स्पीड यानी कि हवा को तेज कर दिया जाए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जैसे पंखे के नीचे डालने के बाद कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इवेपोरेशन कूलिंग अफेक्ट देता है? तो इवेपोरेशन बिल्कुल कूलिंग अफेक्ट देता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि पानी को मटके में रखा जाता है और मटके में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जब भी पानी को मटके में रखा जाता है तो वो मटके वाला पानी के कुछ पार्टिकल्स यानी कुछ पानी उस मटके के दीवारों से यानी कि मटके की पार्टिकल्स के बीच में से होके सरफेस पे आ जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है। और वो जो बाहर वाला पानी होता है दूसरे वाटर पार्टिकल्स से एनर्जी लेके और इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर्स में चेंज हो जाता है। और जब भी उन इवेपोरेट होने वाले वाटर पार्टिकल्स ने दूसरे पार्टिकल्स से एनर्जी ली, यानी कि उनके टेम्परेचर को कम कर दिया, एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और उसी वजह से वो पानी ठंडा रहता है। ऐसे ही पसीने आने के बाद भी बॉडी ठंडी रहती है क्योंकि जो हमारा अंदर का पानी होता है वो आसपास के पार्टिकल्स से एनर्जी लेके वेपर्स में चेंज हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से ठंडक महसूस होती है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि कोई भी एक ठंडे गिलास का पानी है उसके बाहर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो जो ठंडे गिलास का पानी है उसके कारण वो गिलास भी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब हवा, जिसके अंदर बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, जब वो हवा उस कम टेम्परेचर के साथ टकराती है यानी कि लो टेम्परेचर के साथ टकराती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो पानी की जो बूंदें ग्लास के बाहर हैं वो ग्लास के अंदर से नहीं आई हैं,
वो हवा की ह्यूमिडिटी की वजह से बनती है। तो कुछ इस टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। लास्टली हम बात करेंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। कुछ ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जैसे एसीटोन होता है, और अगर एसीटोन को आप इस टाइम अपने हाथ पे भी रखेंगे तो वो हाथ पे रखते ही उड़ जाता है, यानी कि 1-2 सेकंड 1-2 मिनट बाद वो उड़ जाता है बिना कोई हीट प्रोड्यूस करवाए, यानी कि बिना कोई हीट दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो एसीटोन होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल यानी कि इवेपोरेट हो जाता है, और ऐसे ही लिक्विड्स को वॉलेटाइल लिक्विड्स बोला जाता है। जैसे अल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, एसीटोन होता है। पेट्रोल को भी अगर आप खुला छोड़ोगे तो कुछ टाइम बाद वो उड़ जाता है, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, क्योंकि उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये जो होते हैं उड़ जाते हैं, यानी कि वॉलेटाइल होते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते हैं, इवेपोरेट नहीं होते, उनको नॉन वॉलेटाइल बोला जाता है। जैसे पानी होता है, पानी को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। एसीटोन को इवेपोरेट या फिर बॉयल करने के लिए रूम टेम्परेचर ही काफी होता है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर मैटर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, क्या वो स्टेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती हैं, पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, क्यों एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, क्या टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स और भी बहुत सारे स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा एग्जाम्स में, क्योंकि इसके अलावा एग्जाम में कोई और क्वेश्चन इस मैटर से, इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।